वेक्टर का प्रोडक्ट ही स्केलर प्रोडक्ट होता है और वेक्टर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि ऐसा जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट मिलता है, उसका स्केलर आता है ना। कुछ वेक्टर को देखा गया, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया तो वो वेक्टर आता था, है ना। जैसे टॉर्क, टॉर्क होता है। वेक्टर कैसे आता था? जब हम किसी भी, मान लीजिए कोई बोतल है, उसके उसको खोलेंगे, उसके ढक्कन को जब हम खोलते हैं तो देखते हैं दो उंगली से हम, एक उंगली से अगर इधर रोटेट कर रहे हैं तो दूसरे से ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, तब वो किधर जाता है? या तो ऊपर जाता है या नीचे की ओर होकर टाइट हो जाता है। तो आखिर हम जब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट रोटेट कर रहे हैं, तो वो अप और डाउन मूव कर रहा है, ये देखा गया। अप और डाउन मूव करने का यानी प्रोडक्ट का डायरेक्शन अप या डाउन हो रहा है वहां पे, तो वहां तो डायरेक्शन है, तो उसको कहा ये वेक्टर प्रोडक्ट कहलाएगा। टॉर्क कहा गया, टॉर्क जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ वहां से वेक्टर प्रोडक्ट का कंसेप्ट मिला। और दूसरा जो स्केलर आएगा, इसका भी कोई एग्जांपल देना पड़ेगा कि स्केलर कैसे होता है। तो स्केलर का एक एग्जांपल आया कि जब हम स्केलर क्वांटिटी में, कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट आता है, उसका उसका जो प्रोडक्ट आता है वो स्केलर होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं रहता है। कौन सा एग्जांपल हो सकता है? बहुत सारा है। वर्क है, वर्क का क्या होता है? वर्क में कोई डायरेक्शन होता है? नहीं होता है। कोई भी लेबर जब कोई वर्क करता है या कोई भी वर्क होता है तो उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है वहां। तो वो तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर क्वांटिटी, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ उसमें वैल्यू होता है कि जिस दो वेक्टर क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा उसके मैग्नीट्यूड को आपको यूज करना है, वहां डायरेक्शन तो होता ही नहीं है, तो सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को अप्लाई कर रहा है। दोनों वेक्टर के बीच कुछ एंगल फॉर्म होता होगा। जब एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसके कंपोनेंट को लिखेंगे, है ना। एक वेक्टर का कंपोनेंट लिखेंगे, ऐसे हम एक दूसरे के अलोंग लिखिएगा ना, जिसके अलोंग आप फोर्स निकाल रहे हैं, वो प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, वो दूसरे वाले के कंपोनेंट के साथ उसको प्रोडक्ट करेंगे, दूसरे के कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। तो ये होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, चलिए वहां से ही पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट को डिफाइन भी कर चुके हैं, स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ना। तो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट जब स्केलर होता हो तो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। सभी लोग लिखे होंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर होता है then it is called स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, also called, it is also called dot product। ठीक, ये देखा था ना आपने कि एक वेक्टर को, एक वेक्टर ए इधर है और इधर में एक वेक्टर बी है, इसके बीच, दोनों के बीच एंगल क्या है? थीटा है। तो क्या होगा? इससे हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बी के साथ, तो बी का कंपोनेंट लिखिए इसके अलावा, बी cos थीटा लिखना होगा। अगर इधर की ओर ए के साथ, हम यहाँ पर ए cos थीटा लिखेंगे, जब बी के साथ लिखते हैं तब। इस टाइप से प्रोडक्ट निकाला जाता है। क्या होता है ये डॉट प्रोडक्ट?
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए मोड बी कॉस थीटा होता है, यही होगा ना। इसे आप दूसरे तरीके से एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, बी और ए कॉस थीटा भी आप लिख सकते हैं। देखिए दूसरी बार भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर जब ये फिजिक्स में जब वो ऐसा पॉइंट आएगा तो वहां पे आपको इसको यूज करना पड़ेगा। देखिए हो क्या रहा है, जो वेक्टर क्वांटिटी जब वो उसका प्रोडक्ट स्केलर आपको लगे जिसमें डायरेक्शन नहीं होता है, उसे डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डॉट से शो किया जाएगा वहां। ठीक, तो कहा जाएगा कि जब ऐसा है तो इस दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, सो बताइए। दोनों का मैग्नीट्यूड दे देगा, क्या रिलेशन है यहाँ, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और वो दोनों वेक्टर गिवन हो, तो एंगल क्या है निकालने के लिए, दो वेक्टर गिवन हो, सिर्फ दो वेक्टर क्वांटिटी गिवन हो तो हम तो मैग्नीट्यूड निकालना जानते ही हैं। हम लोग उसका दोनों वेक्टर के बीच एंगल भी बता सकते हैं ना, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग शो कर सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए प्रोसेस क्या है, ओनली डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट से ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये cos थीटा क्या लिखिएगा, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए मोड बी, ये होगा थीटा इक्वल टू cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए और मोड बी, यही होगा। ठीक है ना, ये हुआ ये फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। देखा नहीं यहाँ क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर के बीच का ये एंगल है, दोनों वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इसके प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट किया था, यही है। कोई जो नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए जल्दी से। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखिए एग्जाम्पल में मैंने बताया ना, वर्क होता है, वर्क इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस होता है। कैसे, मान लीजिए ऐसा है, कोई ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, इस पे जब इधर से कोई फोर्स अप्लाई करेगा ये किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर ये डिस्प्लेस होगा, इधर की ओर डिस्प्लेस होगा। तो डिस्प्लेस होगा, मान लीजिए उसमें कुछ एंगल पर हो रहा है या कोई एंगल पे वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये ऐसे, इधर से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ब्लॉक का उधर, देखा कैसे यूज हो रहा है, ये फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है इंक्लाइंड में जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसके साथ ये थीटा एंगल बनाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग इसका फोर्स कितना लिखिएगा, एफ cos थीटा लिखना पड़ेगा, एफ cos थीटा लिखना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर ऐसा हो, ये ब्लॉक ऐसे है, इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए कोई ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका इधर हो रहा है, वेक्टर एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक, ऐसे पुल करता है तो नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो फोर्स यहाँ भी इंक्लाइन हो जाता है। लेकिन कोई अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे बताएंगे, या रुकिए, फोर्स के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट लिखा जाता है, इसे जरा मैं ऐसे दिखाऊंगा, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है ऐसे, इस ब्लॉक पे फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और बड़ी डिस्प्लेस हो रहा है इधर, वेक्टर एस इधर हो रहा है, वेक्टर एस है, तो फोर्स के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो ये एस cos थीटा हो जाएगा, देख लीजिए एस cos थीटा, इसी को लिखा जाता है एफ एस cos थीटा लिखिए आप, या
लिख दीजिए एस एफ कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो दोनों टाइप से हम लिख सकते हैं और इसे एग्जाम्पल में हम लोग ऐसे ड्रा करके दिखाएंगे। देखिए ना, ये सब ये पॉइंट आपके लिए नया है। देखिए कैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, तो आखिर उसके बीच एंगल फॉर्म होता है कि नहीं, एंगल तो फॉर्म हो रहा है यहाँ। देखिए यही वर्क कहलाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक, इसे जो नया लग रहा है उसे नोट कर लीजिए कि इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे हम लोग। कहीं को कोई को कहीं डाउट हो तो पूछिए मुझसे अभी। ये सब पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कंपोनेंट यूज करते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है तो इसका कंपोनेंट यूज करते हैं। फोर्स के लॉ इधर फोर्स अप्लाई करेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे कोई बॉडी के जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहा जाता है। मान लीजिए कि हम लोग वर्क इसमें पढ़ेंगे, ये इस पॉइंट पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहा जाएगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वर्क में पढ़िएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पूरी बॉडी में नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट को काउंट किया जाता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन काउंट किया जाता है यहाँ। चलिए इसे नोट कर लीजिए। मानसून नोट हो गया है? ठीक, ठीक है। चलिए तो प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। स्केलर प्रोडक्ट था, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। देखिए इसका प्रॉपर्टीज क्या है, कल जो मैंने बताया था, ये स्केलर प्रोडक्ट हुआ। स्केलर प्रोडक्ट में देखिए क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। दो वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज को लिखना है हमें। पहला प्रॉपर्टीज का क्या होगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कैसे होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए का। ए और बी को प्रोडक्ट निकालिएगा या बी और ए को प्रोडक्ट निकालिएगा, दोनों का प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल ही आएगा ना। स्केलर है, डायरेक्शन तो है नहीं जो रिवर्स हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी है, टू में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, दो वेक्टर है 2 इंटू 3 कीजिए या 3 इंटू 2 कीजिए, आएगा तो 6 ही ना। तो वही कहना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरी बात है इट फॉलोज
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ठीक ना? यही होगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। आप इसको कभी 3 वेक्टर आपको दे दे, वेक्टर बी वेक्टर सी सब रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे देगा। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे देगा कहेगा वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू भी देगा और वेक्टर सी भी दे देगा। और उसको जब तीनों को रखिएगा, दोनों को पहले जोड़कर इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जितना इधर आएगा उतना ही इस साइड में भी आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। क्यों ऐसा फॉलो करेगा? क्योंकि डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन रहता है ना, तब ये रिवर्स सब हो सकता था, है ना? तब रिवर्स हो जाता है। ए में बी से और बी में ए से कीजिएगा तो रिवर्स हो जाएगा। मान लीजिए आप डायरेक्शन वाला वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूँ ऐसे रोटेट करा रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट कराने पे अगर डाउन जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने पे किधर जाएगा? अप जाएगा, अप मूव करेगा वो। तो यही ध्यान रखना है अप और डाउन की बात। ये क्या है? इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ चुके हैं आप लोग? इसमें नंबर में क्या है, अब हमें देखना है कि क्या ये डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ कि नहीं। मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट और मिनिमम डॉट प्रोडक्ट एंगल पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम डॉट प्रोडक्ट कब? जब cos थीटा मैक्सिमम होगा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पे होता है? cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितने डिग्री पे होता है ये बताना है आयांश को। आयांश बोलिए तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना डिग्री पे होगा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं हम लोग। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, देखिए मिनिमम वैल्यू 0 रहता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, तो 0 डिग्री पे होगा। हाँ, तो cos 0 डिग्री का 0 डिग्री पर जब 0 डिग्री होगा ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच एंगल 0 डिग्री अगर है तो हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा। मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। मान लीजिए किसी वर्क की बात है, वर्क स्केलर क्वांटिटी स्केलर प्रोडक्ट में मैं आपको एग्जांपल बताया। स्केलर प्रोडक्ट में जब हम वर्क किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रही है, तो इसके बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री। एंगल इसके बीच 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री रखेंगे। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो वैसे में हमको वर्क क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क मिलेगा। वहां पे वर्क हमको मैक्सिमम मिलेगा। ये बात है मिनिमम कब होगा, है ना? तो cos कितने एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे cos मिनिमम हो जाता है? 90 डिग्री पे। 0 जब वैल्यू आता है 0 तो उसको मिनिमम वैल्यू मानते हैं। तो मिनिमम होगा 90 डिग्री पे होगा। तो cos, मान लीजिए फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे कोई वर्क की बात ही लीजिए, वर्क तो स्केलर प्रोडक्ट है ना, तो स्केलर प्रोडक्ट जब कोई कुल्ली स्टेशन पे जब कोई भारी सामान को लेकर के और वो प्लेन सरफेस पे मूव करता है, कोई प्लेटफॉर्म पे सीधे चल रहा है, ना ही वो सीढ़ी चढ़ रहा है नहीं उतर रहा है, वो सीधे चल रहा है, तो सामान जो है, जो उसके हेड पे सामान रखा हुआ है, वो तो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है उस पर, और वो डिस्प्लेस हो रहा है आगे की ओर हॉरिजॉन्टल में। देखिए ऐसे मूव कर रहा है, कुल्ली चल रहा है हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, और सामान जो रखा हुआ है वो फोर्स लगा रहा है नीचे, तो इसके बीच एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, यानी वहां पे वर्क, कुल्ली द्वारा वर्क डन क्या होगा? 0, है ना?
फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाएगा कि कुल्ली कोई काम नहीं कर रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से अगर जनरली देखिएगा तो कहिएगा ना कि तो उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए, है ना, तो ऐसे में तो मार हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए कि जब कोई भी 90 डिग्री पे जब एंगल बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं उसके 90 डिग्री पे बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तो वर्क वहां जीरो माना जाए, प्रोडक्ट जीरो हो जाए, प्रोडक्ट मिनिमम हो जाए, मिनिमम स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा, मिनिमम प्रोडक्ट मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट वहां मिनिमम हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है। यही बात हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज को लिख लेंगे। डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, 0 डिग्री। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज cos थीटा इज मैक्सिमम cos थीटा मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और 1 इसका मैक्सिमम वैल्यू माना जाता है। ग्राफ बनाए हुए हैं आप लोग, ठीक ना? तो ऐसा है, तो हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस 0 डिग्री, जो कितना आएगा ए और बी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये प्रोडक्ट को कहा जाएगा मैक्सिमम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम आएगा, समझ गए ना? ये इसका मैक्सिमम है, ठीक। 3 नंबर। 4 नंबर में देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल भी बता देता हूँ, जैसे एक ग्राउंड पे कोई कुल्ली है, इधर की ओर मूव कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे वेक्टर एस डिस्प्लेस हो रहा है उधर और फोर्स लग रहा है नीचे, इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है mg, इसके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री मैंने दिखा दिया, ये 0 वाला है। कोई ब्लॉक पे फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जैसे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये डिस्प्लेस भी हो रहा है इधर ही, तो वेक्टर एफ डॉट एस क्या होगा, एग्जांपल में वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होगा एफ एस, एफ और एस मैक्सिमम हो, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट, मिनिमम डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि भाई जब ये cos थीटा मिनिमम होता है 90 डिग्री पे, उसका वैल्यू 0 होता है 90 डिग्री पे, इसलिए वहां पर डॉट प्रोडक्ट जो भी होगा स्केलर प्रोडक्ट सब मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम प्रोडक्ट उसको कहा जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज मिनिमम
dot product is minimum at 90 degree because cos theta is minimum cos theta is minimum at 90 degree cos 90 डिग्री इक्वल जीरो होता है। ये मिनिमम वैल्यू होता है। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिनिमम इक्वल टू वेक्टर ए बी cos 90 डिग्री इक्वल टू जीरो। ये जीरो वैल्यू हो जाता है। प्रोडक्ट यहाँ पे जीरो होता है क्योंकि cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो जानते हैं इसमें कैसे, कौन सा एग्जांपल लीजिएगा। एग्जांपल में यह कि कोई कुल्ली, मान लीजिए कि यहाँ पे सर पे कोई सामान लेकर आगे को बोल रहा है डिस्प्लेस करना है वेक्टर एस से और इस पे फोर्स लगा नीचे प्योर एमजी फोर्स। इसके नीचे एंगल क्या है 90 डिग्री अप्लाई हो रहा है। तो ये वर्क डन क्या होगा इसके दौरान, वर्क इज मिनिमम वर्क होगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। तो एफ एस cos 90 डिग्री होगा तो क्या होगा जीरो। तो मिनिमम वर्क होगा और वो वर्क डन क्या होगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मिनिमम वर्क होगा। ऐसे 5 नंबर आपने लिखा। 6 नंबर में देखिए क्या होगा। 6 नंबर प्रॉपर्टीज है कि ये क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े थे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी में पढ़े थे। कुछ स्केलर क्वांटिटी ऐसा है जो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव होता ही है और जीरो भी होता है। तो कब ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ये जानना जरूरी है। ठीक, टोटली ये फिर से पढ़िएगा आप वर्क पावर एनर्जी में। वर्क जो आएगा वर्क पावर एनर्जी चैप्टर, उसमें बिल्कुल यही बात बताएगा। तो कंसेप्ट यही रहेगा। इसीलिए ये ऐसे चीज को पहले ही पढ़ ले रहे हैं। लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इसलिए इसको कहा गया है ना, वेक्टर का पार्ट है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है कि वही स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लिखता है। डॉट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो ऐसो। जीरो भी होता है, कब होता है ये, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे है जब थीटा क्या होगा, थीटा जब 90 डिग्री से ज्यादा होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो क्या होगा, निगेटिव होगा। जब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। और जब ये थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री से लेस देन होगा, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो ये 0 हो जाएगा।
cos 0 डिग्री वन पॉजिटिव आएगा, cos 90 का वैल्यू जब ये 90 डिग्री के बराबर होगा तो जीरो होगा, cos 90 का वैल्यू जीरो हो जाता है। ठीक है, तो cos जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा, क्योंकि cos निगेटिव हो जाता है 90 डिग्री से ज्यादा आने पे। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जब cos 90 डिग्री ग्राफ आपको याद होगा, ग्राफ आपको याद होगा cos का ग्राफ कैसे था, ऐसे था ना, ऐसे ही। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री पे है, 90 के बाद ये सब नेगेटिव है ना, 90 होता है, 180 होता है, 270 तक नेगेटिव आता है, 270 डिग्री तक नेगेटिव आता है, तो इसीलिए लिखे हम लोग यहाँ नेगेटिव, यही होता है नेगेटिव। और ये जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब इसका वैल्यू cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो भाई वैल्यू क्या आएगा, आपको पॉजिटिव प्रोडक्ट मिलेगा ना, पॉजिटिव प्रोडक्ट मिलेगा। और जब वो 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा ना वो, तो प्रोडक्ट आपका इस टाइप से पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और निगेटिव भी होता है। इसे जरा नोट कर लीजिए। देखिए सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यही था ना 3 नंबर में, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जब किसी वेक्टर में उसी वेक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कहलाता है ना, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। when the vector is multiplied with same vector then product is called self dot product। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। क्या होगा देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, या आप लोगों ने लिखा था वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, मैं लिखा देता वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, तो क्या होगा आर कॉस थीटा होगा, जब दोनों है सेम डायरेक्शन में, वेक्टर आर ऐसे है सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, वेक्टर आर में ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा ना, आर आर कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री पहले क्या आता है 1 होता है, तो ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ देखिए वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा ना, ये आर स्क्वायर को क्या मैं रूट अंडर वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ऐसे ऐसे आसानी से लिखा जा सकता है। अब एग्जांपल देखिए क्या होगा, एग्जांपल कहता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू हुआ तो क्या होगा, है ना, तो आर स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर लिखेंगे,
वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर लिखना पड़ेगा। वेक्टर आर है कितना, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू है ये, ठीक ना। जो पी है पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू होगा, तो देखिए ए प्लस पी और ए प्लस पी है, क्या होगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यही होगा ना वेक्टर का सिंबल। इसे आप कैसे लिखिएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होता है ना, इसे हम लिखेंगे, इसको वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो देखिए r इक्वल टू रूट अंडर वेक्टर है तो आई जे के फॉर्मेशन में रहेगा, इसे आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर पी, पी और पी को मल्टीप्लाई करेंगे पी डॉट वेक्टर पी प्लस इसी पी से क्यू को वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू और क्यू से वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर क्यू, ये हो। तो क्या लिखेगा पी स्क्वायर पी डॉट वेक्टर पी लेंगे प्लस वेक्टर क्यू डॉट वेक्टर क्यू फिर प्लस, तो पी और पी आर आर का क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, सेम वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट जब आएगा तो पी स्क्वायर में लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पे क्यू स्क्वायर में लिख दूंगा इसको, और ये देखिए इसको जब ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, टू वेक्टर पी वेक्टर क्यू हो जाएगा, पी क्यू या क्यू पी दोनों को ऐड करेंगे, एक्सप्रेस रिजल्टेंट वेक्टर का क्वेश्चन है, P और Q है जब, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड में सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के टर्म में, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के टर्म में कैलकुलेट करना है। इसका क्वेश्चन है एक्सप्रेस मैग्नीट्यूड ऑफ resultant vector R in terms of self dot product in terms of self dot product two vectors vector P and vector Q, ये क्वेश्चन है, तो इसके लिए यही सॉल्यूशन लिखिएगा, वेक्टर R इक्वल टू P प्लस Q, जरिए अगर है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स P एंड Q, P और Q के सेल्फ डॉट प्रोडक्ट के टर्म में। सेवेंथ नंबर में डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन में, आई कैप, जे कैप और के कैप से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते थे। एक नेक्स्ट है कि अगर हम आई में आई से का प्रोडक्ट करते हैं, आई कैप डॉट जैसे
dot product of यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या होगा? आई आई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1। आई और आई का कैप, आई और आई का प्रोडक्ट 1 होता है। फिर जे कैप डॉट जे कैप, जे जे कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। के कैप डॉट के कैप इक्वल टू, इसके बीच भी 0 डिग्री होगा, मतलब 1 होगा। ये तो ये भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, इसके बीच क्या होगा? आई कैप ऐसे में पढ़े थे, देखिए जरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इधर वाले को आई कैप से रिप्रेजेंट किए थे, इधर वाले को जे कैप से और इधर वाले को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई कैप आई आई है, आई कैप डॉट जे कैप लिखेंगे। आई और आई के बीच क्या एंगल है? 90 डिग्री है। जे और के के बीच क्या कितना एंगल है? 90 डिग्री है। इसके बीच में 90 डिग्री है। आप सोच रहे हो कि सर के और आई के बीच 90 डिग्री कैसे हुआ? बोर्ड में हम बनाए हुए ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। ये फिगर आप लोग को ध्यान में होगा ही। ये याद रखिए, ये एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है हमेशा। इसे बोर्ड में नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए जेड एक्सिस को हमेशा आपका ऐसे बना दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है। जो 90 डिग्री होगा, दो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वो लगता है कि 0 हो जाएगा। क्या होगा? आई कैप डॉट जे कैप, यानी लिखिएगा जे कैप कॉस 90 डिग्री इतना होगा, 0 आएगा। तो इसी तरीके से आई जे हुआ, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0 हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दो डिफरेंट क्वांटिटी के बीच जब डॉट प्रोडक्ट आएगा तो वहां पे 0 हो जाएगा, और जब सेम प्रोडक्ट रहेगा तो वहां पे सेम रहेगा ना जब, तो इसका प्रोडक्ट होगा 1 हो जाएगा। ठीक, इसका यूज करके हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बीच डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने वाले हैं। जैसे कि इस दोनों को भी नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में आप लोग का 9th प्रॉपर्टी जो होगा वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ेंगे, इसमें इसका यूज है, इसका यूज करके ही उसको बनाएंगे, और वो सबसे अच्छा पॉइंट है। ठीक, तो लिखेंगे 9 नंबर में होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ rectangular components, rectangular components of two vectors
दो वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए, को दे दिया वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, यहाँ जरा ध्यान रखिएगा, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। फिर वेक्टर बी इक्वल टू है ए वाई, सॉरी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये दो वेक्टर है, इसे हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैलकुलेट करना है, ये फाइंड आउट करना है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तब क्या लिखेंगे, ऐसा ही ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये नोट करेंगे। तो ये क्या होगा, इसे जब हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या करेंगे वो जरा ध्यान रखिएगा। मैं कह रहा हूं कि आपको पहले एक्स आई से इस तीनों में मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर ए वाई से मल्टीप्लाई करूंगा तीनों में, फिर ए जेड से तीनों में मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए क्या आता है, एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप, फिर ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, फिर ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। के लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे और इसके बाद फिर से ए वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए वाई बी एक्स जे कैप डॉट आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप, ए वाई बी जेड जे कैप डॉट के कैप, फिर प्लस अब ए जेड से, तो ए जेड से क्या होगा, ए जेड अपने माइंड में सोचिएगा आप, बी एक्स तो क्या होगा, के कैप डॉट आई कैप प्लस ए जेड बी वाई के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप होगा। समझ गया ना। तो देखिए इसमें इसके ये क्या है, पैरेलल वेक्टर है ना, ये पैरेलल वेक्टर का प्रोडक्ट है। फिर और कहाँ पे है पैरेलल वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है और ये पैरेलल वेक्टर है, बाकी सब परपेंडिकुलर वेक्टर है। आई और जे के बीच एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। आई और के के बीच एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। इन सबके बदले क्या लिखेंगे, जीरो। इन सबके बदले जीरो लिखना पड़ेगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा हमारा, देखिए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप प्लस, ठीक ना, आई कैप का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1 होता है। यह पहले एक बार लिख देता, आई कैप डॉट आई कैप प्लस, यहाँ पर क्या होगा, जीरो, ये टर्म में जीरो, फिर ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो प्लस ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप,
फिर 0 प्लस फिर 0, 0 प्लस AZ BZ के कैप डॉट के कैप होगा। 0 से तो कैंसिल, इसके बदले आप क्या लिखिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू आएगा एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालना होता है हम इतना सारे प्रोसेस को नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आई कैप वाले में आई कैप से, जे कैप वाले में जे कैप से और के कैप वाले में के कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डॉट प्रोडक्ट मिल जाएगा। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का प्रोडक्ट निकालना हो, डॉट प्रोडक्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप लिख देंगे, तो उसका प्रोडक्ट निकालने के लिए आई कैप में आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप में जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल रिजल्ट मेरा कौन सा है, यही तो है। वेक्टर ए इक्वल टू क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू था, हाँ 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 हाँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और दूसरे नंबर में था थीटा कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन आपका लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या है से तो देखिए ए और बी है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपको लिखना है, डॉट वेक्टर बी कितना है, देखिए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप होता है, यही होता है। तो इसे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका फॉर्मूला आप पढ़े थे, टोटल हम उतना बेसिक डीप में नहीं जाएंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीधे आई कैप से आई कैप वाले को, जे से जे वाले को, के से के कैप वाले को लिखेंगे, लेकिन वहां पे हम आई और जे के सब यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी का प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, जरा देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड है, तो इसी को यूज करना है। क्या करेंगे, देखिए एक्स एक्सिस में कौन है, 2 है, 2i कैप है 2, और बी में कौन है, 1 है, 2 इंटू 1 होगा, प्लस यहां क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 होगा, सही आएगा। तो 2 प्लस 8 क्या होगा, 6 प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखिएगा, 6 3 9 2 11, इसका आंसर आ जाएगा 11। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो किसके द्वारा, तो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से आपको वो एंगल कैलकुलेट करना है। तो कैसे निकालेंगे एंगल को, जरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड ए मोड बी होगा, यही। तो ए डॉट बी तो आप जानते हैं, पर दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मोड ए और मोड बी तो नहीं मालूम है आप, मोड ए और मोड बी के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, मोड ए तो क्या है, रूट अंडर, देखिए ए है ना 2 3 और 1,
तो क्या लिखिएगा 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये होगा 4 प्लस 9 प्लस 1 13 1 14 रूट अंडर 14 आएगा। डॉट प्रोडक्ट का 10 नंबर प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है वो देखिए। इसमें होगा क्या कि डॉट प्रोडक्ट है, ये भी तो कहा जा सकता है किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के अलोंग, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर जो वेक्टर ए है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखा हुआ है और कह रहा है दूसरे वेक्टर के अलोंग, वो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में। तो अब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अलोंग आपको कंपोनेंट निकालना है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाला तो आप लोग नहीं जानते, सिंपल था तो उसको तो आप एक दूसरे के अलोंग कंपोनेंट निकाल रहे थे। दो वेक्टर के का कंपोनेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी था, उसके बीच जब एंगल गिवन था, मान लीजिए आपको जो दिया गया था पहले इधर वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, इसके बीच एंगल थीटा है, तो बी का एक एलॉन्ग और कंपोनेंट कहा गया था, तो झट से आप निकाल दीजिएगा। हाँ सर, यहाँ कह दीजिएगा कि हाँ सर याद है, तो बी कॉस थीटा होगा। ये तो कंपोनेंट निकालना आसान है ना, लेकिन वही एक कैप ऐसा दे दे वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप गिवन हो, और कहे कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग निकालिए। किसका कंपोनेंट? वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलोंग निकालिए, या वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग बताइए। ये तो सिंपल वेक्टर नहीं है जो हम सीधे बी कॉस थीटा या ए कॉस थीटा लिख देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा इसके लिए, चलिए देखते हैं क्या होता है। इसी के लिए ये लास्ट प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन देता भी है नीट में या जेई मेन में, यही क्वेश्चन देता है। डॉट प्रोडक्ट से अगर क्वेश्चन लिया तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, पहले ही आप लोग लिख लीजिएगा। जो पॉइंट वीवीआई है वहां तो मैं आपको बताता हूं कि ये वीवीआई है, उसे आप मार्क करके और बार बार उसे ध्यान रखना है। जब भी टेस्ट होगा तो उसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जो आएगा इसी पे बेस्ड है। मेरे इंपॉर्टेंट बताने का क्या काम, इसका क्या मेन पर्पस है? मेन पर्पस ये है कि आपको वो हाईलाइटेड हो जाए, आपके माइंड में फोकस रहे कि इस पॉइंट में मेरा सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था, जो वीवीआई लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, उसे हमें बार बार माइंड में रिमाइंड करते रहना है। देखिए वीवीआई है तो कहा क्या कि क्या कह रहा है ये कंपोनेंट से, देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी, ये निकालना है हमें। ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालना है, तो ए का कंपोनेंट बी के अलोंग क्या होगा? बी के अलोंग आ रहा है, मतलब बी के डायरेक्शन में ना होगा, ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में लिखना है। तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड, या आप ए का कंपोनेंट बी के अलोंग लिखिएगा, ये ना लिखिएगा ए कॉस थीटा और यूनिट वेक्टर बी लिखिएगा, है ना, लिखिएगा बी के अलोंग है, बी के डायरेक्शन में। डायरेक्शन को कौन सा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैप ओवर एरो, कैप ओवर से ना, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये डायरेक्शन बताता है। ये कहता है कि ए का कंपोनेंट बी के अलोंग है। इस लैंग्वेज को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके अगला स्टेप क्या होगा? तो नेक्स्ट स्टेप इसका होगा ए कॉस थीटा ही रहेगा, और ये यूनिट वेक्टर बी के बदले में क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसके बदले वेक्टर बी अपॉन मोड बी मैं लिख सकता हूं? मोड बी, ये जरा ध्यान रखिएगा,
मोड बी, ये आया कैसे? तो ये आया है यहां से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी देखिए वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड बी और यूनिट वेक्टर बी, यही ना होता है। इस यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा? यूनिट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी अपॉन मोड बी होगा, यही होगा। ठीक, इसी के बदले तो मैंने लिखा है यहाँ, आया कैसे से समझ गया ना। यूनिट वेक्टर बी के बदले मैं इतना लिख सकता हूं, ये हुआ मेरा इक्वेशन 1, से कहा गया इक्वेशन 1। अब क्या कीजिएगा, तो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से बाय डॉट प्रोडक्ट, बाय डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, या देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी कॉस थीटा होता है ना, यही ना होता है। तो हमें जरा एक कॉस थीटा निकालना है कि एक कॉस थीटा क्या होगा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मोड बी और ए कॉस थीटा मैं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। मोड ए कॉस थीटा लिख सकता हूं। तो हमें ये कॉस थीटा को निकालना है, ये कॉस थीटा, जरा ध्यान दीजिए कहां से आ रहा है ये कॉस थीटा। मैं इंपॉर्टेंट पहले इसलिए बोल देता हूं कि ताकि आप ज्यादा सिंसियर रहें इस पॉइंट को समझने के लिए। एक एक स्टेप पे ध्यान रखिए कहां से कौन सा स्टेप कैसे आया है। बस हो गया ये। अब ये कॉस थीटा निकालना है, तो हम बी को इधर लाकर डिवाइड करेंगे, क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड बी इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा ना, एक कॉस थीटा होगा। ये इसका दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक ना। मैं समझता हूं यहां तक में कोई को कहीं भी कोई डाउट नहीं आया होगा। जहां आपका डाउट हो सकता है वहां मैं खुद क्लियर कर देता हूं। देखिए रेड से जो लिखा गया है, यहां डाउट आपका आ सकता था, मैंने यहां लिख चुका है कि ये कहां से आया है। फिर डॉट प्रोडक्ट में तो ऐसा होगा। अब इस एक कॉस थीटा को हमें इसमें इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। एक कॉस थीटा के बदले जो आया है उसे हम लोग किस में, इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे, तो हमको कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अब बाय इक्वेशन 1 में क्या है, यही है ना। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी इक्वल टू है ए कॉस थीटा वेक्टर बी अपॉन मोड बी है। तो एक कॉस थीटा के बदले मैं क्या लिखूं, एक कॉस थीटा के जगह पे अगर मैं रख देता हूं ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड बी, और यहां क्या वेक्टर बी अपॉन मोड बी, ये रख देता हूं। तो क्या होगा इसका नेक्स्ट स्टेप, नीचे तो बी और बी मैग्नीट्यूड है ना, ये बी और बी जो है वो क्या है, वो मैग्नीट्यूड है। इस दोनों बी और बी को मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहां तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये तो डायरेक्शन है, ठीक ना। इसे कैसे लिखिएगा, इसके नेक्स्ट स्टेप को, यहां नीचे तो स्पेस है नहीं तो मैं इसे ऊपर लिख देता हूं। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
अपॉन बी मोड का स्क्वायर और वेक्टर बी होगा। समझ गए? ये इस बी और बी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन है इसके अंदर। यहां मैग्नीट्यूड था इसलिए मल्टीप्लाई करके लिख दिया हूं मैं। तो मेन फॉर्मूला क्या आया? यही ना आया। तो ये फॉर्मूला आ जाता है। ये किसका फॉर्मूला है? इसी का। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन वेक्टर बी, इसका फॉर्मूला आ गया। इसे जरा नोट कर लीजिए। यही जब भी अभी मैं इस पे एक क्वेश्चन बनवाऊंगा आपसे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी इसमें डाउट होगा तो पूछिएगा। मैं डिस्कनेक्ट करता हूं माइक को, ठीक है ना? या कहीं बोर्ड का कोई पार्ट एक तो नहीं दिख रहा हो तो मुझे बताइएगा सर उस साइड में नहीं दिख रहा है। देखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी कह रहा है। मतलब यही कि आप पहले क्या पढ़े कि इधर में वेक्टर ए है और इधर में वेक्टर बी है, यही पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट में। इसके बीच का एंगल ये थीटा होता है, पढ़े हुए हैं। तो ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग निकालना है तो हम ए का कंपोनेंट निकालने के लिए हम बी पे परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे। तो ए का कंपोनेंट बी के लॉन्ग क्या होगा? इधर तो हो जाएगा ये ए कॉस थीटा, ठीक ना? इसी चीज को ये जो आप फिगर में देखे हैं इसी को मैं लैंग्वेज में यहाँ लिखा हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी। इसको कैसे लिखा जाएगा? ए कॉस थीटा बी के एलॉन्ग है, बी का डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यूनिट वेक्टर से ना, कैप से। कैप ओवर, देखिए कैप बी लिखा हुआ, इससे रिप्रेजेंट किया जाए डायरेक्शन को। अब ये यूनिट वेक्टर बी के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? तो देखिए वेक्टर बी बराबर क्या, हाँ लिख सकते हैं ना? तो ये तो समझ गए एक। अब ये डॉट प्रोडक्ट में आइए, डॉट प्रोडक्ट वाला समझ रहे हैं? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए बी कॉस थीटा, या इसको बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं ना? बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? देखिए वो भी फिगर बना के दिखा देता हूं। बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं आप। यहां से बी से कंपोनेंट डालना नहीं है यहाँ पर, तो बी का कंपोनेंट इधर क्या होगा? बी कॉस थीटा हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको जो है ऐसे भी लिखा जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा भी लिखा जाए। हमें निकालना क्या है? ए कॉस थीटा निकालना है। ए कॉस थीटा से हमें मतलब ये ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा के लिए क्या कीजिएगा? बी को इधर डिवाइड कर दिए, तो ए कॉस थीटा का क्या निकलता है? ए डॉट बी अपॉन मोड बी। अब बाय इक्वेशन 1 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along वेक्टर बी इक्वल टू ए cos थीटा वेक्टर बी अपॉन मोड बी। यही तो ए cos थीटा इक्वल टू कितना आया हुआ है ये, इसको आप यहाँ यूज कर दिए। तो अब इसके बाद एक और नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा? बी और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन होता है तब ना आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मैग्नीट्यूड में तो कोई मल्टीप्लाई का कोई रूल नहीं होता है, मैग्नीट्यूड में तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो बी स्क्वायर हो गया और ऊपर में ए डॉट बी और ये वेक्टर बी अलग रहेगा, उसी डायरेक्शन को शो करेगा। तो वेक्टर ए बी दिया रहेगा तो ए डॉट बी निकालना आप जानते हैं, इस पे मैं एग्जांपल एक बनवाया हूं। ए डॉट बी आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद वेक्टर बी का जो भी है वो वेक्टर रेक्टेंगुलर के टर्म में ही रहेगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में ही रहेगा। समझ गए हिमांशु? बोले कहीं डाउट है तो पूछिए। चलिए लिखिए, इसे नोट कर लीजिए। इस पे मैं एक एग्जांपल जो बनवाऊंगा ना उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
ठीक। देखिए क्या होगा कि अब इस पे एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस पर एक एग्जाम्पल बनाना है। इस क्वेश्चन को लिखिए। देखिए इससे क्या होगा, इस पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along vector b where vector a is equal to 2i cap plus 3j cap and vector b is equal to I cap plus j cap। इसे सॉल्व करना है। क्या कीजिएगा, ये देखिए। हेलो, देखिए है ना, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप है और b इक्वल टू i प्लस j है। तो इसका आप इसका कंपोनेंट इसके अलावा निकालना है, b के अलावा निकालना है। वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के लिए निकालना है। कब? जब वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में रहेगा तब। ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में, देखिए फॉर्मूला आपका क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड बी का स्क्वायर और वेक्टर बी है। तो ए डॉट बी ए है और ये बी, तो ए डॉट बी निकालना तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई होता है, जो ही दिया हुआ इसलिए। तो ऐसे आप ए डॉट बी निकाल लिए और बी का मोड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है।
तो बी का मैग्नीट्यूड भी आप जानते हैं, √2 हो जाएगा। अब इससे फॉर्मूला पे हम सेट करेंगे इसको। फॉर्मूला पे जब सेट किए तो क्या हुआ, ये √2 का स्क्वायर और आई कैप प्लस जे कैप रहेगा बी, वेक्टर बी है, इसको तो डायरेक्शन के साथ ही रखना पड़ेगा। तो ये आई कैप प्लस जे कैप रहेगा 5/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5/2 आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा। समझ गया अजीत? हाँ ठीक, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जानते हैं इन वेक्टर से अगर क्वेश्चन दिए तो इसका ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा संभावना है उसकी होती है। तो ये क्वेश्चन को हाईलाइटेड कर लीजिएगा अपने कॉपी में लिखते समय, जब टेस्ट लिया जाएगा या कभी भी, तो जो भी मैं हाईलाइटेड करा रहा हूँ ना वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब सीधे कहता हूँ मैं बाद में कि नीट में मेरे नोटबुक से इतना क्वेश्चन क्यों कॉपी आ गया, ये कहा जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में ही इस टाइप से आपको हाईलाइटेड कराया जाता है और आपका ध्यान रहता है वहां, खुद आपको खुद याद आ जाएगा कि हाँ सर ये तो बताया था, ये तो क्वेश्चन आ गया है ना। यहाँ पे अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दे, 3i कैप प्लस 2j कैप या 4j या 4i3 के कुछ भी कर दे, कंसेप्ट तो यही है ना। तो ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड करना, लिख लीजिए जल्दी से। लिख करके फिर हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट एक पेज छोड़ देना है आपको, क्योंकि 3D वेक्टर पढ़ने के बाद फिर एक प्रॉपर्टीज को हम इसमें लाएंगे, वो 3D के बाद ही बताया जा सकता है। 3D वेक्टर क्या इसका यूज है, 3D वेक्टर बिना पढ़ाए हुए नहीं बताया जा सकता है। डॉट प्रोडक्ट का यूज आपने देखा है कि रिजल्टेंट के टर्म में भी रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं उससे, तो सब जगह पॉइंट को ध्यान रखिएगा। वेक्टर से तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और इसके बाद निकल ही जाएंगे, है ना, 3D वेक्टर के बाद निकलने वाले हैं। डेली क्लास है हम लोग का, तो जरूर आगे बढ़ रहे हैं। अल्टरनेट रहने पे होता है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट होता रहता है, लेकिन डेली क्लास है, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए बहुत ही स्ट्रांगली कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग कोई पॉइंट को। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको डिफ्रेंसिएशन में, इसके बाद वाला जो टॉपिक है डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन, बहुत इंटरेस्ट आएगा उसमें। और उससे भी ज़्यादा काइनेमेटिक्स में आएगा। काइनेमेटिक्स में जब आपको फिजिक्स दिखने लगेगा, विजुअलाइज होने लगेगा, तो और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है ना। तो ये बात ध्यान रखना है जितना, उसके बाद एनएलएम में और इंटरेस्ट आता है, क्योंकि एप्लीकेशन इसका यूज आ जाता है, हमें फिजिक्स दिखने लगता है चारों तरफ, फ्रिक्शन में और ज़्यादा दिखता है। कोई स्टूडेंट आया से बात कर, अच्छा ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसा क्वेश्चन जो मैंने दिया था आप लोगों को, उस क्वेश्चन को देखिए। पीडीएफ जो भेजा गया था, उस पीडीएफ में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसे देखिए। पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ के फर्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, मैं बता रहा हूं, चलिए आप लोग लिख लिए तो इसको मैं इरेज करता हूं। अच्छा एक चीज और जरा इसमें देख लीजिए, अभी याद है। ऐसा भी इसमें हो सकता है ना, इसके बाद जैसा अगर कहा जाएगा बी का कंपोनेंट ए के अलाउंग तक, तो क्या लिखिएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो सीधे चेंज कर दूंगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो वही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा, ए के मोड का स्क्वायर और वेक्टर ए हो जाएगा। ये भी जरा बॉक्स बनाकर नोट कर लेना है। क्या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए
along वेक्टर b है, वेक्टर b को मैं ऐसे लिख सकता हूं। यहां देखिए तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मोड b, और इस वेक्टर b के बदले यूनिट वेक्टर b ही रहने दूंगा, है ना। बी स्क्वायर जो नीचे मैग्नीट्यूड हो रहा है वो किसके बदले हो रहा था, यूनिट वेक्टर b के बदले। यूनिट वेक्टर b इक्वल टू क्या था, वेक्टर b अपॉन मोड b। तो वेक्टर b अपॉन मोड b के बदले सीधे यूनिट वेक्टर में छोड़ दीजिए आप। कहा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, b के लॉन्ग से यूनिट वेक्टर में ही छोड़ करके और आपको ऐसे दिखाना होगा। कंपोनेंट ऑफ a along b, along b कहने का मतलब क्या, b के डायरेक्शन में बताइए। तो इस टर्म में भी देगा तो परेशान नहीं होना है, जैसे भी नोट कीजिएगा। और कंपोनेंट यहां स्टार लगा दीजिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए निकालना हो तो इसे फिर से लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड बी, और यूनिट मोड ए यहां पर यूनिट वेक्टर ए हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना है। आप ये पीडीएफ में ही, नेक्स्ट पीडीएफ जो मैं भेजने वाला हूं उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा, वहां पर ये याद रखिए, इस पे बेस्ड आएगा क्वेश्चन, और एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। नहीं, मैंने कंसेप्ट पढ़ाया है, कंसेप्ट पे अब आप मेरे बराबर हैं। मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ऐसा हो सकता है या नहीं, है ना। देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज ऑफ मैग्नीट्यूड p है। तो रिजल्टेंट पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी का लिख लेते हैं। कैसे लिखेगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ना। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला आप पढ़े थे, R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पढ़े थे आप, यही पढ़े थे ना। तो ये आया उस रिजल्टेंट को। पहला क्वेश्चन है पीडीएफ का डीबीपी 2 का है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वही क्या कीजिएगा, R इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा लिखिएगा। ये रूट जब इधर आएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा पहले रुकिए, इसके बाद में इस रिजल्टेंट को क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये रिजल्टेंट, इस दोनों क्या है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो p के बराबर है, वो p है, p है। इस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है ये क्या है, p है, p कर दिए। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा लिख देंगे। ये रूट जब इधर आएगा तो क्या होगा, p स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। इसके बाद ही क्या कह रहा है सो जरा देखिए, इफ b इज रिवर्स्ड, अब कहें b को रिवर्स कर दिया जाए, a और b का मैग्नीट्यूड आप लोग जानते हैं, जैसे वेक्टर a होगा, फिर इधर में वेक्टर b रहा होगा, और ये इसका रिजल्टेंट रहा जो p के बराबर है। लेकिन कहा कि अब b को रिवर्स कर दीजिए, तो b को रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय डायग्राम तो आप लोग ऐसे नहीं बनाइएगा, वेक्टर b, इस b को रिवर्स कर दीजिए तो मतलब पीछे चला जाएगा, नीचे जाएगा, तो माइनस वेक्टर b हो जाएगी। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा, यही ना, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, तो ये r डैश हो जाएगा।
तो ये आर डैश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये जरा देखिए, आर डैश इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस बी ना होगा, तो ये भी एक रिजल्टेंट ही है, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन है, माइनस माइनस में आएगा। तो वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप क्या लिखे थे, इसके बदले क्या लिखे थे आप, आर इक्वल टू रूट अंडर क्या मैग्नीट्यूड आया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आया था। इस रूट को जब इधर ले आइएगा, इस रिजल्टेंट को क्या कह रहा है, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को क्या कह रहा है, क्यू कह रहा है, कि क्यू हो जाएगा। मैं भी यहाँ क्यू लिख देता हूँ, ऐसे ही आप भी सोचे होंगे, क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो। अब इसका स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिएगा, इस रूट को इधर ले आइए, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होगा, इसका दूसरा इक्वेशन। अब क्या कीजिएगा इसके बाद क्या रहा है, क्या निकालने के बाद है क्वेश्चन, करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो हम लोग पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर तो निकाल चुके हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकाल सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक ना। इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ अभी, तो इसमें लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2। वन और टू को ऐड करने से आएगा, बाई एडिंग कर दीजिए, बाई एडिंग यह क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फिर प्लस दीजिए, यह क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, माइनस 2ab cos थीटा होगा। कोई कटेगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा, एक के पहले प्लस और एक के पहले माइनस है तो कैंसिल, क्या बच गया, देखिए इसके बाद बचा क्या, तो उसे हम लोग लिखेंगे, बच गया, सो क्या लिखिएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। कोई इसमें कहीं डाउट नहीं ना है, हाँ बाय। यहां तक आ गए थे, ओ अच्छा अच्छा, हाँ नहीं टाइम दीजिएगा, देखिए क्या है, देखिए आप समझिए कि मैं भी कुछ नहीं जान रहा उस क्वेश्चन के बारे में, जितना कंसेप्ट आप जानते हैं उतना ही कंसेप्ट मैं भी जान रहा हूँ, इसमें इससे एक्स्ट्रा कोई कंसेप्ट मैं नहीं जानता हूँ, आप मेरे बराबर हैं अभी के समय इस पॉइंट के लिए। तो अब आप सोचिए, मेरे सामने आया, मैं कैसे सोचा इसको, ये ए और बी के बीच रिजल्टेंट लैंग्वेज, घबराएंगे नहीं, हम जब कंसेप्ट पढ़े हैं ना तो हमसे बनेगा ही, ये नहीं कि अरे वो सर है बहुत दिन से पढ़ाते हैं इसलिए उनको उनसे बन जाएगा, या कोई लड़का कहीं दूसरे जगह पढ़ा इसलिए बन जाएगा, है ना, तो ऐसा नहीं। अब आप कंसेप्ट जब जान गए तो सारे स्टूडेंट के बराबर, देखिए सारा स्टूडेंट कंसेप्ट पढ़ा है, लेकिन हाँ बोलिए हिमांशु। हाँ 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 बस वो तो आपका मर्जी, क्या कीजिएगा, कोई आदमी यहाँ जो हम आर स्क्वायर ये किए हैं, कोई यहीं तो पी लीजिए, पहले ही इस रूट को इधर ले आएगा, कोई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट को तो पी मान रहा है, कह रहा है कि रिजल्टेंट पी है, तो हम आर की जगह पी स्क्वायर लिख दें, बाकी इधर वैसे ही रहे। मेन जो आपको कंसेप्ट को पकड़ना है, कोई भी स्टूडेंट को, जैसे ही कोई स्टूडेंट ये जवाब दिया क्वेश्चन को देखने के बाद,
समझ जाएगा कि वो स्टूडेंट समझ गया पॉइंट। अब वो कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। तो मेन आपको क्वेश्चन में सारा पॉइंट इधर तो कैलकुलेशन है इधर। अगर इधर आप फंस रहे हैं तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रही है आपको, रूट को किधर ले जाना है, क्या करना है। तो वो समझिए कि 3-4 क्लास का बच्चा करता है, 5 क्लास में जो पढ़ना होता है उसमें परेशान नहीं होना है। फिजिक्स समझना है कहाँ, इस लैंग्वेज को कह रहा था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड p है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा। तो ये अगर आप समझ जाते हैं तो बस समझ गए, आप कंसेप्ट को समझ रहे हैं। देख रहे हैं, खाली सिर्फ लैंग्वेज यूज किया था, क्या लिखा होगा जी। यहाँ भी आपका रिवर्स कर दिया, तो बाय डायग्राम हम लोग ड्रॉ करके देखें, इसको सोचे कि बी इधर है, बी को रिवर्स करने का प्रोसेस सर बताए हुए, रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट तो बदल जाएगा, रिजल्टेंट बदल के आएगा कितना, तो ये आएगा रिजल्ट। अब आ गया तो दोनों का 2 आ गया, और हमें निकालना क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इस साइड में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा, तो इधर जोड़ने से जो रिवर्स अपोजिट साइड साइन होगा वो कैंसिल होगा, जो बच जाएगा वो आंसर होगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 1000 क्वेश्चन बनाइए, नहीं नहीं, एक ही क्वेश्चन को ये सोचिए कि सर कैसे बनाए हैं, ये सोचे कैसे हैं इसके बारे में, वो चीज आपके अंदर जहां आया बस आप कोई भी क्वेश्चन बनाने लग जाए। ठीक, ये चीज अपने अंदर लाना। मैं जो आपको पीडीएफ पे भेज रहा हूँ, मैं हर चीज देखते हुए मैं भेजता हूँ, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भेजता हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है। देखिए यही क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन एक बोर्ड बढ़ गया, तो देख लीजिए इसको, सभी लोग इसे नोट कीजिए। नोट हो गया। चलिए, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेज इज 20 न्यूटन, यही ना है सभी लोग? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो जो पाठ बना हुआ बन गया है ना, हाँ, सभी लोगों से बन गया है, बोलिए। हेमंत और आयांश, अजीत, बन गया है आप लोगों से? देखिए जरा सा इसमें मुझे एक चीज दिखाना है, इसका डायरेक्शन दिखाना है, वो मैं थोड़ा दिखाऊंगा आपको। यह तो ये इन ए सर्कुलर पाथ, सर्किल ऑफ रेडियस आर, कांस्टेंट स्पीड से। देखिए जरा यहाँ ऐसे है, ये पार्टिकल जो है ये कांस्टेंट स्पीड से इधर की ओर v स्पीड है, और ये थोड़ी देर में यहाँ क्यू पॉइंट पे जो पहुंचा है, यहाँ से भी ये v स्पीड से मूव कर रहा है। ये है, देखिए इसके बीच, दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, P और Q है। अब इस P Q को आप एक क्या कीजिए, इसमें हमको निकालना क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी बताना। चेंज इन वेलोसिटी क्या एडिशन ऑफ वेक्टर पे जाएगा? नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस फिगर को हमें अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, एक वेक्टर हमारा पहला ये है, दूसरा वेक्टर ये है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पहला वेक्टर ये इधर ही है v, और दूसरा वेक्टर का जो हेड है इसको आप यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए, ना हो जैसे है वैसे ही, डायरेक्शन को आप चेंज नहीं कर। तो वेक्टर v और ये भी वेक्टर v है। अब इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है, इसके बीच की एंगल अगर आप डिसाइड कीजिएगा, तो पहले तो आपको चेंज ना निकालना है, चेंज जब निकालना है या इसके बीच की एंगल आप निकालिए, पहले ये आएगा कितना डिग्री है, 40 डिग्री। ऐसे ही एंगल डिसाइड करेंगे। अब क्या कीजिएगा, तो चेंज निकालना है, चेंज के लिए हम इस वेक्टर को रिवर्स करेंगे, सेकंड वेक्टर को। सेकंड वेक्टर कौन है, ये है, इसका रिवर्स किधर होगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये माइनस v हो जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, जरा सोचिए। इसका रिजल्टेंट जो होगा वो हो जाएगा इधर, दो यहाँ से इधर की ओर,
ये आर डैश होगा, ये होगा आर डैश, ये भी है फर्स्ट वेक्टर भी, इसके बीच का ये अल्टरनेटिव एंगल 40 डिग्री ही रहने, 40 डिग्री। तो इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है ना। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब इक्वल आता है तो केस 1 में चला गया। ये केस 1 के लिए क्या फॉर्मूला है, r इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2 है ना। तो 2a के जगह पे पहला वेलोसिटी v साइन कितना है 40 डिग्री बाई 2 है, 2 से 100 काट दीजिए 20 डिग्री, तो आ जाएगा 2v साइन 20 डिग्री आ जाएगा। यही इसका आंसर। कहां से वो आया समझ में। हाँ, फिगर को ऐसे बनाना जानिए, ध्यान दीजिएगा। फिगर ऐसे बनाना है, यही अप्लाई किए थे कि बेसिक फॉर्मूला पे बनाए थे। बेसिक ओ तो हाँ हाँ हाँ, उस पर भी आ जाएगा। हाँ ठीक है, जब नहीं कुछ ऐसा रहे ना तो बेसिक पे चले जाइए। लेकिन ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो केस सब पढ़े हैं ना, तो केस का यूज जैसे देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम इस पे जाएंगे, इस पे इसका यूज करेंगे हम। ठीक, कहीं कहीं पे तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। जो केस पढ़े हैं पहले ये डिसाइड करें कि केस में से कोई नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बेसिक पे जाना पड़ेगा। ये से ऐसे क्वेश्चन को पकड़िए। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, इफ यूनिट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, यही ना है। हाँ, ये बन गया है क्या, ठीक है। कोई से नहीं भी बना है, यूनिट वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ए माइनस बी निकालना है। हेमंत से बन गया है, हेमंत। हाँ, और आदित्य बन गया है। नहीं, देखिए तो क्या कह रहा है, दोनों यूनिट वेक्टर है ना। देखिए इफ यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड इसका क्या है 1 है, मतलब दोनों वेक्टर यूनिट है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक वेक्टर ये है, देखिए यूनिट वेक्टर छोटा सा बनाएंगे, यूनिट दिखा देते हैं, और एक दूसरा है ऐसे, इसके बीच का एंगल यहाँ पर थीटा है, दोनों है एक दूसरे पे इंक्लाइंड है, एन इसका रिजल्टेंट हो। लेकिन ये रिवर्स कर रहा है, ए माइनस बी निकालने के लिए एक को रिवर्स कर देंगे तो ये -1 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा ये। तो ए माइनस बी, बताइए ए माइनस बी हमें निकालना है, ये जो साइड है ये ए माइनस बी साइड है ना। ए माइनस बी इक्वल टू, दोनों का मैग्नीट्यूड जब बराबर रहेगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है 2a साइन थीटा ना, 2a साइन थीटा बाई 2 हो जाता है। और a पहले वेक्टर का इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, तो a की जगह 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। यही आएगा होगा। हिमांशु, हिमांशु यही ना आया था। हाँ ठीक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the sum of two unit vectors is also unit vector, यही है क्या क्वेश्चन, जरा पढ़िए तो क्या है। हाँ ठीक है, the magnitude of their difference is the sum of two unit vectors is also unit vector, ये किस केस पे जाएगा बताइए। सम मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, समझ गया है। कहीं पे जरूरी नहीं कि हर जगह रिजल्टेंट लिखा रहेगा,
कहीं सम भी लिखा रहे तो समझिए कि रिजल्टेंट होगा उसका मतलब। और मैं बताया हूँ कि रिजल्टेंट मीन्स सम होता है, इसलिए मैंने बताया था पहले कि रिजल्टेंट का मतलब सम होता है। लैंग्वेज में आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज कराया है, और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वही चीज है कि जब कर रहा है कि इसका रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है, समझ गए। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इसके डिफरेंस को निकालना है मैग्नीट्यूड का। बताइए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, आर इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2 ना, क्या द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, मतलब दो यूनिट वेक्टर आप ऐसे ही बनाए होंगे, ये दो यूनिट वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट ये है ना, वही है सम। ये जो है जितना ये है ना, उतना ही ये है, उतना ही ये भी है। तो ये कैसे बनाएंगे हम, ऐसे यूनिट है, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। देखिए दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट भी 1 है ना, सम दोनों का 1 है, 1 हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, और दोनों के बीच का एंगल ये हो जाता है थीटा। तो कह रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। पहला लैंग्वेज जो कहा उसके अनुसार ये फिगर बनेगा, ठीक, क्योंकि रिजल्टेंट तो सबसे बड़ा होता है, ये रिजल्टेंट छोटा कैसे होगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर कब होगा, जब इसको पकड़ के आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तब ना छोटा होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा। क्या मंसूर समझ रहे हैं? हाँ 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 ठीक है, वैसे भी ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात, वैसे भी ठीक है। हाँ, तो ये फिगर समझ गए ना, लैंग्वेज के अनुसार फिगर प्लीज समझ रहे हैं। अब ये देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये क्या कर रहा है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, है ना। देखिए प्रॉब्लम बनाने में इतना अच्छा मन लगता है कि देखिए क्या होगा। लैंग्वेज को जरा पकड़िए, क्या लिखे हैं पहले इक्वेशन बताइए तो मुझे। करा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। इस लाइन के बदले इक्वेशन आप क्या लिखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, हाँ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कह रहा है, तो n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी कह रहा है। इन लैंग्वेज है, बताइए इसको। तो क्या इसको इस लाइन को पकड़ लिए थे, नहीं पकड़ा था, यही चीज देखना है। सिर्फ ये अगर आप लिख देते, ऐसे लिख देते ना, अपने से जरा देखिए, अगर लिख दिया होंगे ना तो बहुत अच्छा मानिए, क्योंकि लैंग्वेज पे पकड़ रखा, इसका अच्छी तरह से पकड़ बना लिया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ 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 ठीक है, वैसे आप लिख सकते हैं। कोई मान लीजिए ऐसे इक्वल कह रहा है ऐसे, अब आपके मान में आएगा कि n टाइम्स के नहीं इक्वल है, तो इनसे मल्टीप्लाई कर दें, क्या ठीक है, ये आ जाएगा। अब बताइए अब इसको सोल्व कैसे कीजिएगा। यहाँ तक आने के बाद ये जो लैंग्वेज जो कहा सो कर दिए, अब आपको द एंगल बिटवीन ए एंड बी कह रहा है निकालने के लिए, ए और बी के बीच का एंगल निकालना। क्या करें अब इसके आगे, कुछ माइंड में आ रहा है? पहले जो 9th 10th से में पढ़े होंगे ना, तो उसमें बताइए ऐसे ऐसे इक्वेशन आने पर क्या करते थे आप। अब यहाँ से फिजिक्स का काम नहीं है, अब यहाँ से आपको फिर ध्यान देना, मेन फिजिक्स का काम ये समझना था, ये समझ करके आपने लिख दिया। अब क्या आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ए प्लस बी का बेसिक हम फॉर्मूला लिखेंगे, और एन इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे बेसिक। एन लिखिएगा तो रूट के अंदर ए भी आएगा, ए भी रूट के अंदर आएगा,
तब उसके बाद क्या कीजिएगा, ठीक है, बेसिकली ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूट अंडर बराबर n रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, इधर में भी कॉस थीटा आएगा। तो अब क्या कीजिएगा, बोलिए, कैसे कटेगा, रूट ऐसे नहीं हटेगा, रूट हटाने के लिए दोनों ओर स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, जो 9th 10th में पढ़े होंगे, 8 9 का कैलकुलेशन है वो, ठीक, इसका काम तो ऊपर ही समाप्त हो गया। अब आइए इसके आगे अगर फंसते हैं तो आप समझ जाए कि 9th 10th के कैलकुलेशन नहीं आ रहा है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा है, तो उससे परेशान नहीं होना है, ये समझ गए तो मुझे फिजिक्स समझ में आ गया। फिजिक्स सिर्फ 2 से 3 ही स्टेप रहता है स्टार्टिंग में, उसके बाद तो कैलकुलेशन आ जाता है। देखिए स्क्वायरिंग को साइड कर दीजिए, क्योंकि रूट ना हटाना है आपको, रूट को पहले हटाना होगा। रूट जब हटाइएगा तो रूट जब हट जाएगा, स्क्वायर दोनों साइड कीजिएगा, सीधे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ जाएगा क्या, बोलिए, ये आएगा ना, मैग्नीट्यूड इक्वल है, हाँ इक्वल मैग्नीट्यूड है, समझ गए, जब इक्वल मैग्नीट्यूड है ना, एक बात जरा ध्यान रखिए, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल तो इक्वल मैग्नीट्यूड होने पे हम बेस ये वाला नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, बेसिक वाला लिखेंगे, केस 1 में चले जाएंगे, केस 1 में जाएंगे तो इधर हो जाएगा 2 cos थीटा बाय 2a cos थीटा बाय 2 बराबर n 2a sin थीटा बाय 2, बोलिए लिखेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैग्नीट्यूड होने पे केस 1 में जाएगा ना, तो केस 1 में जाने पर ऐसा हो जाएगा, नहीं जाएगा, केस 1 में दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब इक्वल है तो 2a cos थीटा बाय 2 इसका यहाँ डिफरेंस है 2a sin थीटा बाय 2 हो जाएगा, दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने पे हो जाएगा 4a स्क्वायर cos थीटा बाय 2 इक्वल टू यहाँ पर n स्क्वायर टू 4a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, हाँ cos स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो जरा सा लैंग्वेज को, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ए माइनस बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर दोनों ओर से कैंसिल होगा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा नीचे जाइए sin स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, तो इसी को उधर ले जाइए, तो 1 बराबर n स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, टू वेक्टर्स देन पर मैग्नीट्यूड if a plus b equal to sum of a minus b, then the a and b, हाँ बेसिक पे ही चलिए, बेसिक वाले पॉइंट जहाँ तक पहुँचे हैं, इसके बाद वाले में क्या कीजिएगा जरा सोचिए, यहाँ पे स्टेप के बाद क्या होगा, क्या लिखेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर ये क्या होगा, n a स्क्वायर n स्क्वायर है, n स्क्वायर से समय गुना कीजिएगा, n स्क्वायर
हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। 2a² cos थीटा, इधर में भी मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ये स्क्वायर लिख दीजिए, तो हो गया ये 2a² cos थीटा n² 2a² माइनस 2a² cos थीटा, तो इसमें से कॉमन ले लीजिए, 2a² कॉमन, तो 1 प्लस cos थीटा बराबर n², यहाँ पर भी 2a² कॉमन, तो क्या होगा 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, 2a² दोनों ओर से कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू n² माइनस n² cos थीटा। चलिए cos थीटा को cos थीटा के पास ले जाइए, इस n² को इधर ले आइएगा तो 1 माइनस n², और चाहे माइ प्लस n² cos थीटा इक्वल टू इधर में लिखिए n² माइनस 1, तो यहाँ से कॉमन क्या होगा cos थीटा कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस n² बराबर n² माइनस 1, तो क्या कीजिएगा cos थीटा इक्वल टू n² माइनस 1 बाई 1 प्लस n², है ना।